साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं कि सभी डेलीगेट लोगों की बैठने की व्यवस्था हो नहीं पाई। तो डेलीगेट्स लोगों को बीच में जो लाइन है वहाँ बैठना चाहिए, इधर उधर बैठने के बजाय। और ये इधर जगह है और स्टेज के ऊपर ये लाइन से इधर भी आप लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ औरंगाबाद में सबसे बड़ा हॉल हम लोगों ने बुक किया, मगर संगठन इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, विस्तारित हो गया है कि बहुत सारे लोग उधर रेसिडेंशियल पंडाल में बैठे हुए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने लोग बाहर खड़े हैं। तो अभी हमारे संगठन का जो विस्तार है, उस विस्तार की वजह से इस तरह के हॉल में कार्यक्रम भविष्य में करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बरसात का दिन होने की वजह से हम लोग पंडाल खड़ा कर सकते हैं, मगर बरसात की वजह से वो भी एक दिक्कत है। नहीं तो जितना बड़ा पंडाल, जितने बड़े डेलीगेट्स हैं, उतना बड़ा पंडाल हम लोग डाल सकते हैं और डेलीगेट की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिवेशन केवल अधिवेशन के तौर पर हम लोग आयोजित नहीं करते हैं, बल्कि ये एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है। और ये प्रशिक्षण अनुशासित तरीके से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सारे देश भर में अभी संगठन का जो विस्तार है, जैसे महाराष्ट्र में विस्तार जो है बहुत बड़े पैमाने पर हो गया है, उसी तरह से देश में 769 डिस्ट्रिक्ट्स है। सारे देश भर में 36 स्टेट है। 36 में से 32 स्टेट में हमारा संगठन फैला हुआ है। जो 4 स्टेट हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर और ब्रह्मदेश का जो बॉर्डर है, वहां पर 4 स्टेट बाकी है। बाकी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात के जामनगर से लेकर नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बांग्लादेश के बॉर्डर के कुछ जिले छोड़ करके सारे देश भर में संगठन फैल गया है। इतना बड़ा संगठन हो गया है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से, कैडर बेस संगठन होने की वजह से अनुशासन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा अंग होता है। अनुशासन के बगैर कोई कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भविष्य में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि बरसात में जो अधिवेशन होंगे तो वो
इस तरीके से पंडाल बनाया जा सकता है क्या? देखेंगे कि बरसात का पानी आने के बावजूद भी हम लोग पंडाल में सभी डेलीगेट की व्यवस्था हो सके इस तरह का विशाल पंडाल निर्माण करने की कोशिश करेंगे। साथियों, अभी जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप लोगों को अनुरोध है कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से इस काम को चलाना होगा। साथियों, हम लोगों को जो ब्राह्मणवादी लोगों के विरोध में सारे देश भर में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको समझना जरूरी है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इसके दो अंग हैं। एक है बेनिफिशियरीज ऑफ द सोशल सिस्टम, जो ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम है। जैसे ये ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम ऐसा वर्टिकल सिस्टम है। ये जो ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम है ये ऐसा वर्टिकल सिस्टम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा ये वर्टिकल सिस्टम है। ये ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये समान लोग नहीं है। ये क्रमिक असमानता, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ को भारत में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसा मार्क्स ने लिखा था, तो उस लेवल का दर्जा उस किताब को है। जो हमारे लोग हैं और ये जो वामसेप की स्थापना करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने, उसमें प्रमुख व्यक्ति दीना भाना, डी.के. खापर्डे और काशीराम जी। तो काशीराम जी ने इसको संगठन का आकार दिया। तो उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब पढ़ी। हम में से शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी। काशीराम जी कहते थे कि मैंने तो सारी किताबें नहीं पढ़ी, मगर मैंने बाबा साहब की एक ही किताब पढ़ी। वो किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंग्रेजी में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, मराठी में अवेलेबल है, और शायद एकमात्र ऐसी किताब है जो भारत की सभी जिसकी लिपियां है उसमें उसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसको वामसेप के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जब मैंने अपनी जिंदगी में उस किताब को पढ़ा तो एक बार मैं स्टूडेंट था, उस समय इधर ही औरंगाबाद में ही पढ़ रहा था, उस समय पढ़ा मैं। वो हिंदी की कॉपी थी ट्रांसलेशन की, बहुजन कल्याण प्रकाशन, मुझे याद है लखनऊ के बहुजन कल्याण प्रकाशन ने उसको पब्लिश किया था। और वो हिंदी मुहावरेदार हिंदी थी, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी थी, बहुत शुद्ध हिंदी। वो मैंने पहली बार पढ़ा और तब से मुझे हिंदी भाषा की बहुत ज़्यादा चाहत पैदा हुई। और इसलिए मैं महाराष्ट्र के अधिवेशन में भी मराठी में नहीं बोलता, महाराष्ट्र के अधिवेशन में भी मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। सारे देश भर में मैं हिंदी में ही बोलता हूँ और महाराष्ट्र के अधिवेशन में भी मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, क्योंकि भाषा एक बार जबान पर चढ़ जाती है तो उसी में बोलना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं हिंदी में ही ज़्यादातर
बोलने का प्रयास करते रहता हूं। साथियों, हम लोग जो है ये एक बहुत बड़ा 625 जिलों में 769 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे देश भर में, उसमें से 625 जिलों में हमारी शाखाएं हमने विस्तारित की है। इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हुआ है। अब ये जो 625 जिले हैं, फिजिकली में 500 जिलों में जाके मीटिंग किया। तो इतना ज्यादा हार्ड वर्क संगठन बनाने के लिए किया गया और तमाम प्रकार की भाषाओं का अवरोध दूर करने के तरीके डेवलप करने के आधार पर तमाम प्रकार की भाषाओं में लोगों को अब उनकी मातृभाषा में समझाने का प्रयास किया और इस वजह से आज 500 जिलों में से ज्यादा 625 जिलों में अब ये संगठन फैला हुआ है। और अभी बामसेव संगठन के हम लोग अधिवेशन लेते हैं और प्रशिक्षण भी लगातार सारे देश भर में लेते रहते हैं। प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी बहुत बड़े पैमाने पर बामसेव जो कर्मचारी लोगों का संगठन है और कर्मचारी लोगों का संगठन बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद ये था कि हम लोग SC ST OBC के जो लोग हैं उन लोगों को आंदोलन चलाने के लिए कोई टाटा बिरला अम्बानी पैसा नहीं दे सकता और बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी साधन के, संसाधन के कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। इस जजमेंट के आधार पर काशीराम जी ने ये सोचा कि अगर हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों को हम संगठन बनाते हैं तो उनके पास से आंदोलन चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधन किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधनों के बगैर कोई संगठन का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और देश में तो RSS के पास कैडर बेस संगठन है, या तो कम्युनिस्टों के पास कैडर बेस संगठन है, या तो वामसेव के पास कैडर बेस संगठन है। बाकी जो क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा नहीं देर टिकता। हमारे भगत साहब ने कहा कि इतने साल से 40 साल से संगठन चल रहा है, तो उनको एक चमत्कार लगा कि ये कैसे हो गया। भाई हमारे समाज में तो 2-4 साल संगठन नहीं चल सकता और हमारे लोग आपस में झगड़ा करने के लिए इतने माहिर है, तो वो 40 साल से कैसे इकट्ठा रह रहे हैं। तो 40 साल से लोग इकट्ठा रहने के पीछे मतलब ये है कि लोगों के सामने कोई ध्येयवाद होना चाहिए। अगर लोगों के सामने कोई ध्येयवाद होता है तो उस ध्येयवाद को पूरा करने के लिए आदमी लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है। अगर कोई ध्येयवाद नहीं है तो फिर हमारे लोग आपस में झगड़ा लगाने का कोई ध्येयवाद नया पैदा कर लेते हैं, तो वो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ ध्येयवाद तो चाहिए। तो लोगों के सामने कोई ना कोई ध्येयवाद होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये ध्येयवाद उसमें बताया है कि ये जो जाति व्यवस्था है ये ऐसी खड़ी व्यवस्था है, ऐसी खड़ी व्यवस्था है। ये सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है नीचे, फिर वैश्य नीचे है, फिर ये शूद्र नीचे है। तो ये 4 वर्णों की व्यवस्था के नीचे फिर 5वां वर्ण है अछूत। 5वां वर्ण है अछूत, वो उसको गिनती में नहीं मानते, इसलिए 4 गिनते वक्त 4 को ही गिनते हैं। मैं 5वां गिन रहा हूं क्योंकि अगर ब्राह्मण लोग नहीं गिनते हैं तो ठीक है, मुझे तो गिनना चाहिए। तो गिनने का काम मैं कर रहा हूं कि ये 5वां जो है अछूत है। ये जो 5वां है SC ST OBC
ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये है एससी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शेड्यूल कास्ट कहा गया है, मगर ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार ये अछूत है। फिर उसके नीचे और है, उसके नीचे और है आदिवासी। ब्राह्मण लोग उसको जंगली बोलते हैं। जंगली का मतलब है इंसान नहीं। जंगली शब्द का अर्थ है जो इंसान नहीं। जंगल में तो जंगल में तो जानवर रहते हैं ना, जंगल में इंसान थोड़ी रहते हैं। तो ये जंगली, आदिवासियों को ये लोग जंगली बोलते हैं ब्राह्मण लोग। तो उसके बाद ये आदिवासी है, और उसके बाद और तीसरा है वो है क्रिमिनल ट्राइब्स। उसके नीचे भी है, वो कौन सा है? क्रिमिनल ट्राइब। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लोगों को इस तरह से नीचता तक गिरा दिया कि उसको अपना उदर निर्वाह चलाने के लिए मारने काटने का धंधा करने के अलावा कोई उपाय ही नहीं रखा। तो इस तरह से एक क्रिमिनल ट्राइब्स डेवलप हो गया। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने ये सारा का सारा ये डेवलप किया हुआ है। तो हम लोगों ने समाज को बदलने के लिए ये संगठन बनाया है, और संगठन बनाने के लिए इसको काशीराम जी ने इसको 93 में शुरू किया, जिसको वो बर्था बामसेफ कहते हैं। और नहीं, उसको वो कॉन्सेप्ट ऑफ बामसेफ कहते हैं। और 78 में दिल्ली में उन्होंने अधिवेशन लिया, उस अधिवेशन का नाम रखा बर्थ ऑफ बामसेफ। 78 में, 73 में कंसेप्शन ऑफ बामसेफ, यानी बामसेफ की गर्भधारणा, कंसेप्शन ऑफ बामसेफ, और 78 में बर्थ ऑफ बामसेफ, यानी ये जो बामसेफ का बच्चा है ये मां के पेट में 5 साल रहा। तो ऐसे तो 9 महीने 9 दिन रहता है जो बच्चा है। आमतौर पे कहा जाता है कि बच्चा मां के पेट में 9 महीने 9 दिन रहता है, मगर बामसेफ का जो बच्चा है वो 5 साल रहा। उसके वजह से, उसकी वजह है कि उसको एकदम प्रारंभिक स्थल में ही उसको मजबूत किया गया, इसलिए 40 साल तक। अगर 78 से गिना, 73 से गिनते हैं तो 27 और 25 तो ज्यादा ही हो जाता है। तो इस तरह से साथियों ये बहुत ज्यादा लंबा समय हो रहा है, चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल संगठन हो गया है। और अब बहुत सारे जो लोग हैं इसकी तुलना आरएसएस के साथ करते हैं। तो आरएसएस का संगठन शायद नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं। आरएसएस का संगठन जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के बजाय उन लोगों ने पॉलिटिकल लोगों का संगठन खड़ा किया है वहां, और फिर उसके बाद आरएसएस का संगठन खड़ा करेंगे, क्योंकि उधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज्यादातर आदिवासी लोग हैं। क्योंकि आरएसएस को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए उनको इग्नोरेंट लोगों की जरूरत है, और ज्यादातर इग्नोरेंट लोग ओबीसी के अंदर उनको मिलते हैं, और इसलिए ओबीसी को आधार बनाकर उन्होंने ये आरएसएस को डेवलप करने का काम किया है। और उसी ओबीसी को आरएसएस में मजबूत करने के लिए एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ओबीसी को एक देश का प्रधानमंत्री बनाते वक्त एक ध्यान रखा गया है कि वो ओबीसी ऐसा होना चाहिए जो अपने से कहे कि मैं ओबीसी नहीं हूं, मैं तो वैश्य हूं। तो नरेंद्र मोदी ये ऐसे जाति से संबंधित है जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर अपने को
वैश्य कहते हैं। वैश्य नहीं है। वैश्य तो त्रैवर्णिकों में से 3 वर्ण वाला होता है, तीसरा वर्ण होता है। तो जो छोटे मोटे धंधे करते हैं, जैसे आप लोगों को जानकारी होगी कि अब चने भूनकर, अब मराठी में उसको फुटाने बोलते हैं, उसका धंधा कर लिया, तो वो अपने को, वो तो है शूद्र, वो क्या वैश्य है। क्यों? क्योंकि वो फुटाने का धंधा कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जातियां जो है वो ऊपर के जाति में चढ़ने की कोशिश करती रहती है। इससे होता क्या है? इससे कुछ होता नहीं है, उनका कोई उद्धार नहीं होता है। अभी नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है, यानी तेली जाति का है। नरेंद्र मोदी तेली जाति का है, तो तेली जाति के लोग तेल का बेचने का धंधा करते हैं, तो वो क्या है, तो वैश्य। क्यों? तेल का धंधा करते हैं। तो अब क्या कहा जाए? मगर जो मंडल कमीशन है, जो समाजशास्त्री लोग हैं, उन लोगों ने जब गिनती की तो तेली को उन्होंने मंडल कमीशन के ओबीसी की लिस्ट में डाला। तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी ओबीसी की लिस्ट में है, मगर समाज में वो अपने आप को वैश्य कहते रहते। वैश्य है नहीं। और ब्राह्मणों को क्या होता है? इससे फायदा होता है ब्राह्मणों को। अब वो वैश्य कहने वाला आदमी को ब्राह्मणों ने उसको कहा वैश्य, हाँ ठीक है वैश्य, तो आ जाओ हमारे पास। तो उसको पकड़कर प्रचार किया, नरेंद्र मोदी को वैश्य के तौर पर लिया और प्रचार किया कि ओबीसी को हम देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। मगर उसको कहा नहीं तुम वैश्य। और सारे ओबीसी के अंदर प्रचार किया कि ओबीसी है, ओबीसी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये सारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए ये सारा किया हुआ है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। 6000 जाति के टुकड़ों में 3743 जातियां ओबीसी की हैं और बाकी की जातियां एससी और एसटी की है। तो एससी, एसटी, ओबीसी मिलाकर के 6000 जाति के टुकड़े हैं। तो ब्राह्मणों ने एससी, एसटी, ओबीसी के 6000 जाति के टुकड़े किए। 6000 जाति के टुकड़ों में इन्होंने बांटा। तो 6000 जाति के टुकड़ों में इन लोगों ने बांटा। तो ये ब्राह्मण जो है बांटने की वजह से 3.5% संख्या में है और बांटने की वजह से वो देश का रूलिंग क्लास बना हुआ है। रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि ब्राह्मण रूलिंग भी है और अपोजिशन में भी है। ब्राह्मण रूलिंग में भी है, अपोजिशन में भी है। जो अपोजिशन में है अभी कांग्रेस, वो रूलिंग में थी। वो रूलिंग में थी कांग्रेस, वो गई और उसके जगह बीजेपी आई। अब बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। बीजेपी वाले भी ब्राह्मण हैं, कांग्रेस वाले भी ब्राह्मण हैं। अगर हम और समझने के लिए, एक राजा राम है तो एक सीताराम है, एक राजा राम है तो एक सीताराम है। तो हम लोगों के सामने
राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम का भजन गाने के अलावा कांग्रेस को हटाते हैं, बीजेपी को लाते हैं, बीजेपी को हटाते हैं, कांग्रेस को लाते हैं। राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम। तो हम लोग राजाराम को हटाते हैं, सीताराम को लाते हैं, सीताराम को हटाते हैं, राजाराम को लाते हैं। हम लोगों की मानसिकता गुलामी की है। हमारे बहुसंख्यक लोग ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? शासन करना हमारा काम नहीं है। शासन करना हमारा काम नहीं है। बहुसंख्यक लोग हमारे समाज के, आप लोग हमारे लोगों की मानसिकता का अध्ययन करो तो पता चलेगा शासन करना हमारा काम नहीं है। शासन करना तो उन लोगों का काम है। ये हमारी मानसिकता है कि शासन करना उन लोगों का काम है। तो हम क्या करते हैं, एक राजाराम को हटाकर सीताराम को लाते हैं और सीताराम को हटाकर राजाराम को लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि राज करने का काम वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। जबकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है राजतंत्र के विरोध में लाया गया नया तंत्र है। लोकतंत्र क्या है? राजतंत्र के विरोध में लाया गया नया तंत्र है। राजतंत्र क्या होता था? राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है, वो राजा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा होता है। राजा के घर में बच्चा पैदा नहीं होता, राजा पैदा होता है। उसको बचपन में राजकुमार बोलते हैं, उसको राजकुमार बोलते हैं। राजा के घर में राजा पैदा होता है, रानी के पेट से राजा पैदा होता है। ये पहले व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के विरोध में विद्रोह हुआ यूरोप में, विद्रोह हुआ और नया कंसेप्ट आ गया लोकतंत्र का। वैसे तो प्राचीन भारत में, हमारे देश में लोकतंत्र था। बुद्धा के आंदोलन के बाद हम देखते हैं चुनाव होते थे, मगर उस बात को हमारे लोगों का जो इतिहास है ठीक तरीके से ना जानने की वजह से हम लोग ठीक तरीके से समझते नहीं है। तो जब ये अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तो अंग्रेज भारत में रहे तो चुनाव करवाते थे। अंग्रेजों ने अपने निगरानी नियंत्रण में चुनाव करवाया और निगरानी नियंत्रण में चुनाव करवाने के बाद फिर वो भारत छोड़कर गए, फिर वो ट्रांसफर ऑफ पावर कह के चले गए और फिर वो व्यवस्था संविधान सम्मत बनाई गई और इस तरह से वो कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग अभी भी तैयार नहीं, इसके लिए हम लोग अभी भी तैयार नहीं है। हम लोग वोट करने का काम करते हैं, लाइन लगाते हैं, बड़े अनुशासित तरीके से वोट डालते हैं। मतलब वोट हमारे ही लोग डालते हैं और जो ऊंचे जाति का आदमी है वो वोट डालने के लिए नहीं जाता है, हमारे ही लोग वोट डालते हैं। ऊंचे जाति के लोगों को पूछो भाई क्यों नहीं डालते हो, क्या करने की जरूरत, तो हमारा ही तो राज आने वाला है। वो वोट नहीं डालते फिर भी उनको मालूम है हमारा ही राज आने वाला है, क्योंकि हम लोग ये मानकर चलते हैं, हमारी मानसिकता है कि राज करना हमारा काम नहीं है। और इस तरह से हम लोग जो है, हमारे हजारों सालों के विदेश से आए हुए लोगों ने जो मानसिकता निर्माण की, ये जो हीन भावना निर्माण की, ये जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया हमारे लोगों के जहन में, ये बदलना जरूरी है। और इसीलिए वोट का अधिकार दिया गया है। वोट का अधिकार
चुनाव जितवाने का या चुनाव लड़ने का केवल मात्र अधिकार नहीं है, दूसरों को जितवाने का अधिकार नहीं है, खुद चुनाव लड़ने का और फिर चुनाव जीतने का। और अगर बहुसंख्यक मेंबर पार्लियामेंट अगर हमारे चुनकर आते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री बनाने का ये अधिकार संविधान में हम लोगों को बहाल किया गया है। और अभी भी बहुसंख्यक जो हमारे लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है। गांव में अभी भी जो ताकतवर लोग होते हैं वो ताकतवर लोगों के पीछे हमारे लोग खड़े हो जाते हैं और वही सिस्टम जो है सारे देश भर में फिर चलता रहता है। तो ये बदलने की जरूरत है। ये बामसेफ जो है ये बदलने के लिए बनाया गया संगठन है। तो बदलने के लिए पहले हमें लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। अगर हम लोगों के मानसिकता में बदलाव लाते हैं तो ही परिवर्तन हो सकता है। मानसिकता में बदलाव लाने के लिए विचारधारा को हथियार बनाना पड़ेगा। किसी का मानसिक बदलाव ऐसा करके ऐसा करके मानसिक बदलाव नहीं लाया जा सकता। किसी को कॉलर पकड़कर बदलाव नहीं लाया जा सकता। मानसिक बदलाव विचारधारा के आधार पर लाया जा सकता है और विचारधारा के आधार पर बदलाव लाने के लिए एक बार किसी को आपने विचार बताया तो एक बार बताने के बाद वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे पत्थर का भगवान बनाना है, पत्थर का मान लो भगवान बनाना है, तो जो पत्थर का भगवान बनाने वाला कारीगर है तो छन्नी और हथौड़ा लेता है और एक टाका मारने के बाद भगवान बनता है? नहीं बनता है। वो मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है, बहुत टाके मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है, हजारों लाखों कई लाखों टाके मारता है और फिर जाके एक आकार बनता है भगवान का। और फिर भगवान का आकार बनने के बाद उसको मंदिर में स्थापित करके उसकी लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से जो कैडर है वो कैडर जो केवल एक ह्यूमन है, कैडर बनाना वो बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक ह्यूमन है, वो एक मनुष्य है, उसको कैडर बनाना है। तो मनुष्य को कैडर बनाना है तो उसके लिए उसको प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उसको उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व, संगठन और तमाम बातें हैं जो 5 दिन की ट्रेनिंग में मैं विस्तार से बताते रहता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों ने 5 दिन का मेरा ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया होगा। आप लोग जानते हैं कि 5 दिन मैं अकेला ही बोलता हूँ और 5 दिन तक ये जो विषय है ये विषय विस्तार से लोगों को, बारीकी से विस्तार से लोगों को, इधर आ जाओ, बैठो, नीचे बैठो, और ये जगह अगर खत्म हो जाए तो इधर ऊपर बिठाने का है। ये केवल हमारे लिए ही नहीं है, लोकतंत्र है। इन लोगों की वजह से हम आए। ये लोग अगर नहीं आए तो हम किसके सामने बात करेंगे? लोग है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। तो लोग महत्वपूर्ण होते हैं लोकतंत्र में, तो लोगों का महत्व है, इसलिए लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लोगों का ध्यान रखना चाहिए। तो संगठन जो है ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, संगठन बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसमें विचारधारा का उपयोग और प्रयोग किया जाता है।
विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता है और एक बार विचारधारा बताने से सामने वाले व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती है, कई बार उसको समझाना पड़ता है, समझाने के बाद उसके सवाल रहते हैं, सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और सवालों के जवाब दे देकर हमने इतना मैं तो अभी 50 साल लगाया, अभी मेरी 70 साल की उम्र है, तो 19 साल की उम्र में मैंने ये काम शुरू किया, तो 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है भाई ये काम करते करते। तो बहुत ज़्यादा समय लंबा लगाकर इतना बड़ा, पहले इतना हमारा नेशनल अधिवेशन होता था, कुछ पुराने लोग हैं, इतने जो लोग हैं, इतना नेशनल अधिवेशन होता था। तो नेशनल अधिवेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें 26 राज्यों के 32 राज्यों के लोग आते हैं, डेलीगेट आते हैं, ब्रह्मदेश और बांग्लादेश के बॉर्डर से भी लोग आते हैं और किसी को आने जाने का खर्चा हम नहीं देते, किसी को खाने का खर्चा हम नहीं देते, हम केवल विचारधारा की खुजली लगाते हैं, विचारधारा की खुजली लगाते हैं और एक बार जिसको खुजली लग जाती है तो वो खुद ही खुजाने के लिए आता है। क्योंकि जब आपको खुजली लगती है तो आप जब खुजाते हो तो अच्छा लगता है, खुजाते अच्छा लगता है, तमाम लोगों को अच्छा लगता है। तो ये खुजली जो है विचारधारा की खुजली है, तो ये लगती है तो हर आदमी इसको खुजाते रहना चाहता है। तो इससे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। हम लोग केवल महापुरुषों का जय जयकार करने वाले लोग हैं, केवल जय जयकार करते रहते थे। बामसेप संगठन है जो महापुरुषों की विचारधारा समझाया, महापुरुषों का आंदोलन समझाया, महापुरुषों का संगठन समझाया, संगठन क्या होता है ये समझाया, संगठन कैसे बनता है ये समझाया, संगठन कैसे चलता है ये समझाया, संगठन का संचालन कैसे होता है ये समझाया। बड़े बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन 5-5 दिन के लेकर 5-5 दिन तक लोग वहां आते हैं, 5 दिन तक आते हैं, बहुत विशाल संख्या में आते हैं और 1 घंटे में खाना खाकर बराबर हाजिर हो जाते हैं। उसको मालूम, अरे मेश्राम साहब का भाषण शुरू होने वाला, तो वो उसको मालूम हो गया कि मेश्राम साहब का भाषण सुनना इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है। आदमी और जानवर में कोई खास फर्क नहीं है, आदमी और जानवर में कोई खास फर्क नहीं है। आदमी खाना खाता है, जानवर भी खाता है, और आदमी जो करता है जानवर वो सभी करता है, जानवर जो करता है वो सभी चीजें जानवर आदमी करता रहता है। तो आदमी और जानवर में फर्क क्या है? आदमी और जानवर में केवल एक फर्क है, वो है बुद्धि। आदमी और जानवर में अगर कोई फर्क है तो वो बुद्धि। जानवर में विवेक बुद्धि नहीं होती है, आदमी में विवेक बुद्धि होती है। जानवर में भी एक बुद्धि होती है, वो सहज बुद्धि होती है, मगर उसमें विवेक बुद्धि नहीं होती है। विवेक बुद्धि और सहज बुद्धि में क्या अंतर है? जो गलत को गलत कह सकता है, जो सही को सही कह सकता है, तो एक क्षमता को विवेक बुद्धि कहते हैं। हमें हर शब्द का निश्चित अर्थ मालूम होना चाहिए और निश्चित अर्थ मालूम होने के आधार पर हमको शब्दों का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। कोई भी शब्द कहीं पर भी उपयोग और प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हर शब्द का निश्चित अर्थ होता है और जानबूझकर विचारपूर्वक लिखा जाता है, जानपूर्वक विचारपूर्वक बोला जाता है
उसी अनुपात में उसका ग्रहण करना होता है। तो कार्यकर्ताओं को हमारा एक दिन का अधिवेशन है, पहले ये 2 दिन का होता था और फिर राष्ट्रीय अधिवेशन 5 दिन का होता है। तो ये एक प्रकार से प्रशिक्षण है, इसमें बहुत सारे नए विषय आते हैं और इन नए विषयों पर बोलने और समझाने का मामला आता है। तो ये जो संगठन है, ये संगठन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बामसेफ का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी। यानी जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोगों ने रिजर्वेशन में नौकरी ली है, रिजर्वेशन में प्रोफेशनल एजुकेशन में मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। किसी को नहीं मिलता है, मेरिट में मिलता है। तो ये रिजर्वेशन है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ये कहे कि हम तो अभ्यास करके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। अरे भाई, डॉक्टर और इंजीनियर अभ्यास करके हो सकते हैं, एडमिशन मिलने के बाद, एडमिशन मिलने के बाद हो सकते हैं। एडमिशन कैसे मिलेगा? वो रिजर्वेशन में मिलेगा। रिजर्वेशन क्यों मिला? तो समाज ने, अनपढ़ गवार लोगों ने आंदोलन चलाया, फुले शाहू अंबेडकर के नेतृत्व में। केवल बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में नहीं, यहां ज्यादातर लोग आते हैं केवल बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं। बाबा साहब अंबेडकर, फुले शाहू का नाम लेते हैं, और आप लोग केवल बाबा साहब का नाम लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर फुले शाहू का नाम लेते हैं। तो फुले शाहू का नाम बाबा साहब अंबेडकर लेते हैं तो कोई वजह है ना, बेवजह तो नहीं ले रहे हैं। तो इतिहास में जिनका जो रोल है, वो रोल उन्होंने किया, उसकी गुणग्राहकता होनी चाहिए और उसने जो कुछ कंट्रीब्यूट किया उसकी मान्यता होनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलना जरूरी है कि भाई उसका नाम हम क्यों ले रहे, उसने बड़ा काम किया, इस वजह से वो आदमी प्रेरणा लेने लायक है। तो आदमी प्रेरणा लेता है कि मैं भी ऐसा काम करूं कि मेरा नाम भी कोई बाद के समय में, मेरे मरने के बाद भी लेता रहे। तो प्रेरणा लेने जैसा काम होना चाहिए, काम करना चाहिए मगर प्रेरणा लेने जैसा काम होना चाहिए। जो हम लोग बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, ये जो व्यवस्था है, ये जो वर्टिकल व्यवस्था है, ये वर्टिकल व्यवस्था हम ऐसी हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं। यानी सभी को समान बनाना चाहते हैं, सभी लोगों को समान व्यवस्था का सदस्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर सारे देश भर में हमारे लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। हमारे पास कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है, तो हमारे पास जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, जिन्होंने हमारे महापुरुषों के आंदोलन से फायदा लिया और उनको नौकरी मिली, रिजर्वेशन मिला, तो उनके ऊपर महापुरुषों का उपकार है। उस उपकार से उरून होना, उस उपकार से उरून होना, उस कॉन्सेप्ट का नाम है पे बैक टू सोसाइटी। उरून होना यानी हम पर कर्जा है, हम पर हमारे समाज का कर्जा है, हमारे लोगों का कर्जा है, समाज का कर्जा है। उस कर्जा से उतराई होना, उस कर्जा से उरून होना, समाज का कर्जा हम लोग परतफेड़ कर दे। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया बामसेफ निर्माण का, पे बैक टू सोसाइटी। जो पीछे रहे हैं, जो यहां आए हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं,
और जो नहीं आए वो गांव देहात में ऐसे पड़े हुए, उनको मालूम भी नहीं कि दिल्ली में 5 साल में सरकार आ रही जा रही है, लोकतंत्र में कौन आ रहा जा रहा है, उनको कुछ पता नहीं है। वो बोलता है कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, हमको तो दिन भर मेहनत किए बगैर खाना मिलना नहीं है, और हमको तो मेहनत करना होगा। तो ये जो लोग हैं, इनके जीवन में भी बदलाव होना जरूरी है। हम उन्हीं में से आए हुए, मैं तो देहात का रहने वाला हूं, मैं देहात से आया हुआ हूं, गांव से आया हुआ हूं, और मैं देहात में मेरा पालन पोषण हुआ है, और आप में से बहुत संख्याक लोगों का हुआ होगा, तो आपको भी देहात के लोगों का जीवन मालूम हो, तो इसलिए आप लोगों को भी लगता होगा कि उन लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, निश्चित रूप से बदलाव आना चाहिए। और ये बदलाव करने के लिए ये बामसेब जो है, जो पीछे रहे हुए लोग, पे बैक टू सोसाइटी, जो पीछे रह गए, उन लोगों को आगे लाने के लिए, उनकी भी तरक्की हो जाए, उनका भी विकास हो जाए, और उनको भी जीवन का नया अर्थ समझ में आ जाए। और अगर गांव के किसी आदमी को ये बताया जाए कि भारत जैसा एक अमेरिका भी है, हमें तो कुछ पता नहीं है, कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, हमें तो कछु पता नहीं है, कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु पता नहीं है। तो इसलिए तो जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको तो जीवन, जिंदगी और सारी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो निश्चित रूप से इस जीवन में बदलाव होना जरूरी है, और बदलाव कोई जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जिन्होंने नियंत्रण किया हुआ है, वो लोग आसानी से बदलाव करने के लिए राजामंद नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं। जिनका कंट्रोल है, जिनका कब्जा है, वो आसानी से बदलाव करने के लिए राजी नहीं होते हैं, और इसलिए संगठित शक्ति निर्माण करना जरूरी होता है। संगठित शक्ति का उपयोग करके बदलाव कराना, संगठित शक्ति का निर्माण करके बदलाव लाना पड़ता है। संगठित शक्ति किस लिए निर्माण करना होता है, ये हम लोगों को जानकारी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये संगठित शक्ति निर्माण करना बहुत जरूरी है। और संगठन कैसे निर्माण करना है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है, बहुत दुखदायी प्रक्रिया है। और अनुशासन, ये भी आपको एक जगह आपको बांध के नहीं रखा गया है, मगर अनुशासन की वजह से आप बांध कर रखने से भी ज्यादा बंधे हुए हैं। तो किसी मकसद से बंधे हुए हैं, किसी विचारधारा से बंधे हुए हैं, और किसी उद्देश्य से बंधे हुए हैं। तो ये निर्माण करने के लिए ऐसे अधिवेशन होते हैं, और 5-5 दिन तक चलते हैं, और 5-5 दिन तक ट्रेनिंग चलता है, और 5-5 दिन तक विस्तार से सारी बातें बताई जाती है, समझाई जाती है, और तब कहीं जाकर ये सारा मामला ये तैयार होते हैं। तो इसलिए साथियों, ये हम लोग जो है इस तरह का संगठन निर्माण किया है, विशाल संगठन निर्माण किया है, और अब संगठन निर्माण से आगे चलने की जरूरत है। अभी हम लोगों को संगठन के आगे आंदोलन करने के रणनीति पर दूसरा स्टेप लेना है, रणनीतिक बदलाव। अभी हमारे आंदोलन में बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव लाने की जरूरत है। ये रणनीतिक बदलाव क्या होगा? ये रणनीतिक बदलाव
करने के लिए एक नया संगठन बनाया गया है, भारत मुक्ति मोर्चा। ये भारत मुक्ति मोर्चा कर्मचारी लोगों का संगठन नहीं है। ये विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, कामगार, इन लोगों का संगठन है। ये नॉन एम्प्लॉइज लोगों का संगठन है। ये 98% लोगों का संगठन है। तो अब हम लोग 98% लोगों का संगठन हम लोगों को बनाना है। तो समाज में जाना है, लोगों में जाना है। अभी हमारी रणनीति में ये बड़ा बदलाव हम लोग कर रहे हैं कि अब हमें लोगों के बीच में जाना है। 98% लोगों के बीच में जाना है। पढ़े लिखे लोगों को छोड़कर 98% लोगों के बीच में जाना है और 98% लोगों को जगाना है, जोड़ना है और जोड़कर शक्ति का निर्माण करना है और शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना है, ताकि शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके इस देश में विशाल जन आंदोलन का निर्माण हो सके। तो विशाल जन आंदोलन का निर्माण करना, ये हम लोग इस देश में करना चाहते हैं। 8 अगस्त 1942 को ये गांधी और कांग्रेस के लोगों ने प्लान बनाया और फिर अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन चलाया और गांधी जी ने लोगों को अपील किया, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए। अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए और अंग्रेज विदेशी थे, वो चले गए और ब्राह्मण लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर करके चले गए। एक विदेशी चला गया और दूसरा विदेशी जो ब्राह्मण है उसको हैंड ओवर करके चला गया। कुछ लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग, ब्राह्मण शब्द का उच्चारण नहीं करते, तो लोगों को बताना जरूरी है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है, तो ये लोग अभी रूलिंग में भी ब्राह्मण है और अपोजिशन में भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई थी और बीजेपी भी ब्राह्मणों ने ही बनाई है। तो ये ब्राह्मणों का संगठन है, दोनों ब्राह्मणों का संगठन है और ब्राह्मणों का नियंत्रण है। अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है, तो एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया और हम लोग भ्रम में ही पड़े हुए हैं कि हम आजाद हो गए। हम लोग आजाद हो गए, भ्रम में पड़े हुए और भ्रम में ही रहे। हम लोग भ्रम में ही रहे। हर 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री गिनती करके बताता है कि अब इतने साल हो गए हम आजाद, अब इतने साल हो गए। साल भर में हम भूलने की कोशिश करते कि हम नहीं आजाद हुए, फिर याद दिलाने आजाद हुए, अब इतना साल हो गया, फिर इतना साल हो गया, इतना साल हो गया, हम आजाद हो गए, आजाद हो गए। और ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा गधे बने हुए हैं। ज्यादातर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ज्यादातर गधे बने हुए लोग हैं। ये अनपढ़ लोगों ने तालियां बजाई, पढ़े लिखे लोग तालियां नहीं बजा रहेंगे, तो नहीं बजाएंगे वो लोग, स्वाभाविक है। अनपढ़ लोगों को अच्छा लग रहा है इसलिए बजा रहे हैं। तो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इस बात को समझना जरूरी है कि 15 अगस्त 47 को हम आजाद नहीं हुए। जो अंग्रेज थे विदेशी थे, डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भी विदेशी है, हम नहीं कह रहे, तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण विदेशी है। और अब तो आरएसएस के लोगों ने भी मान लिया, ना मानते तो देश का प्रधानमंत्री
किसको बनाए भाई? नरेंद्र मोदी को बनाए। चलो खैर, आप लोग समझ रहे हैं कि बहुमत हासिल किया बीजेपी ने, बहुमत हासिल किया आरएसएस ने, आरएसएस बनाई, भाजपा ने आरएसएस बनाई, आरएसएस के लोगों ने भाजपा बनाई। तो ये सारे ब्राह्मण लोग हैं। आरएसएस का जो सेंट्रल कमेटी है वो 100% आज भी ब्राह्मण है। 100 साल पहले भी ब्राह्मण थे और 100 साल बाद भी ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मण, आप लोगों को लगता है देश पर मोदी का राज है, मोदी का नहीं, आरएसएस का राज है। आरएसएस में सारे के सारे सेंट्रल कमेटी में ब्राह्मण है। तो वो लोग पर्दे के पीछे सरकार चला रहे हैं। आप बोलेंगे इसका सबूत क्या है? ले लो, इसका सबूत ले लो। मोदी ओबीसी है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, मगर प्रधानमंत्री ओबीसी होकर भी ओबीसी की गिनती करने का फैसला नहीं कर रहा है। ओबीसी होकर ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके पास गिनती करने का अधिकार। अब आपको समझ में आ गया। मोदी प्रधानमंत्री है मगर पावर आरएसएस के पास है, मोहन भागवत के पास है। वो जो निर्णय आरएसएस में करते हैं वो अमल करने के लिए मोदी को देते हैं और मोदी उस पर फैसले करते हैं और लागू करते हैं। तो ये कार्यकारी मंडल है। ये जो मोदी का केंद्रीय मंत्रिमंडल है ये आरएसएस का कार्यकारी मंडल है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है। तो इस तरह से इन लोगों ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के बाहर रहकर, जिनकी कोई संसद में जवाबदेही नहीं है, सत्ता उन्होंने हथिया ली। जवाब मोदी को पार्लियामेंट में देना पड़ता है और सत्ता का उपभोग आरएसएस के लोग कर रहे हैं। संविधान में लिखा है जिसके पास सत्ता होगी संसद के प्रति जवाबदेह होगा, और कोई भी सांसद उसको सवाल पूछेगा तो प्रधानमंत्री को संसद में जवाब देना होगा। सत्ता आरएसएस के पास है, जवाब आरएसएस के लोग दे नहीं रहे, देना पड़ता है मोदी को। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनके पास चला गया है। ये तकनीक उन्होंने डेवलप किया है, इसलिए इसको बदलना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को खत्म करना, आरएसएस का केवल विरोध करना जरूरी नहीं है। आरएसएस का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे नहीं है। आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, आरएसएस संविधान को मानता नहीं है, संविधान के अनुसार चलता नहीं है, आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, बामसेप रजिस्टर्ड संगठन है, बामसेप रजिस्टर्ड संगठन है। तो हमें साथियों लोगों को ठोस कारण देना जरूरी होता है। जो आरएसएस है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के बाहर है, और संविधान के बाहर रहकर सारा देश का कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ऐसे गैर जवाबदेह व्यवस्था जिसके विरोध में हम लड़ रहे हैं, इसको बदलना होगा, इसको बदलने की जरूरत है। दूसरी और आखिरी बात कह के समाप्त करता हूं। भाजपा के विरोध में जब चुनाव होता है, कांग्रेस के विरोध में जब चुनाव होता है, तो कांग्रेस के विरोध में भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है और भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, भाजपा और आरएसएस दो लोग चुनाव लड़ते हैं। दो लोग एक संगठन से चुनाव लड़ते हैं विरोध में, तो दो संगठन वाले कामयाब हो जाएंगे। तो आरएसएस वाले लोग भाजपा का कैसे प्रचार करते हैं? भाजपा का प्रचार करने के लिए घर से निकलते हैं, वो भाजपा के लोगों का आधा कप चाय भी नहीं पीते।
आधा कप, पूरा कप तो बहुत दूर की बात, आधा कप चाय भी नहीं पीते भाई, तुम्हारा चाय नहीं चाहिए, तुमको चाहिए तो हम पिला देते। भाजपा वालों को बोलते तुमको सत्ता हम दे देते। तो इस तरह का संगठन उन्होंने बनाया और उसमें 99% लोग SC ST OBC के लोग काम करते हैं, कैडर बनकर काम करते हैं। और उसका कारण क्या है? उनके दिमाग में डाला है कि RSS राष्ट्रभक्त संगठन, हम लोग तो स्वाभाविक राष्ट्रभक्त है और RSS के लोग ट्रेनिंग दिए हुए राष्ट्रभक्त है, हम लोग नेचुरल राष्ट्रभक्त है और RSS के लोग ट्रेनिंग दिए हुए राष्ट्रभक्त लोग हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है, हमारे मन में राष्ट्र के प्रति विरोध में कोई भावना आती ही नहीं है, तो नेचुरल राष्ट्रभक्त। तो इस तरह से साथियों, हमें अपना आंदोलन अपने बलबूते पर, बुद्धि पैसा हुनर समय श्रम के आधार पर करना है। और इसके आधार पर जब तक हम चलाएंगे तो ये आंदोलन स्वाभिमानी स्वावलंबी होगा। और जो आंदोलन स्वाभिमानी और स्वावलंबी होगा वही परिवर्तन कर सकता है, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। एक कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।